स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का अपना टॉपिक प्रक्षेप गति। तो ये जो टॉपिक है, इससे पहले हम लोगों ने एक विमी गति पढ़ा है, फिर हम लोगों ने सदिश के बारे में पढ़ा है, फिर है समतल में गति। और समतल में जो गति है उसका एक एग्जाम्पल अपने देखने मिला कि प्रक्षेप गति, ये पढ़ने वाले। तो प्रक्षेप गति में हम देखेंगे कि प्रक्षेप गति क्या होता है, उसके डेफिनेशन को फिर देखेंगे। दो प्रकार का होता है, क्षैतिज प्रक्षेप और तिर्यक प्रक्षेप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसके डेफिनेशन से। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और चीज, यदि हमको डेफिनेशन इसका लिखना है तो हमको दो चीजें और समझनी पड़ेंगी। वो देखिए क्या है कि यदि हम कोई इस प्रकार से लाइन लेते हैं सीधी खड़ी खड़ी, तो वो होता है ऊर्ध्वाधर। और कोई इस टाइप से लाइन लेते हैं तो वो होता है क्षैतिज। ठीक है, ये दो चीजें। यदि कोई व्यक्ति या कोई लड़का एक बॉल को सीधे अपने ऊपर फेंकता है और वो उसी के पास आके गिरता है, तो उसने कहाँ फेंका? उसको ऊर्ध्वाधर फेंका। ओके। और यदि कोई उसको नीचे लुढ़काते हुए सामने फेंक रहा है, लुढ़काते हुए ना, ऊपर नहीं, लुढ़काते हुए नीचे फेंक रहा है सामने, तो कैसी गति कर रहा है? बॉल क्षैतिज गति कर रहा है। ठीक है, बात समझ में? ऊर्ध्वाधर दिशा मतलब ऊपर की ओर, क्षैतिज मतलब नीचे की ओर, सामने सामने। तो ये होता है ऊर्ध्वाधर और ये होता है क्षैतिज। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रक्षेप गति में। चलिए, तो डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं कि आखिरकार प्रक्षेप गति का डेफिनेशन क्या होगा। तो डेफिनेशन, जब किसी वस्तु को, पहले हम लिख देते हैं फिर समझा देंगे। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो वस्तु गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व मतलब गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व के अधीन गिरती हुई पृथ्वी के किसी बिंदु पर, तो वस्तु गुरुत्व के अधीन गिरती हुई पृथ्वी के किसी बिंदु पर पहुंच जाती है। ठीक है, ये बन गया इसका डेफिनेशन कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, इसका मतलब क्या है? ऊर्ध्वाधर दिशा ये है, मतलब हम किसी वस्तु को फेंक रहे हैं तो ऐसे ऊर्ध्वाधर ना जाके और एकदम क्षैतिज भी ना जाके। समझे इस चीज को? दो कंडीशन, कि हम किसी बॉल को फेंक रहे हैं तो सीधे ऊर्ध्वाधर भी नहीं फेंक रहे हैं और क्षैतिज भी नहीं फेंक रहे हैं। तो कैसे फेंक रहे हैं उसको? एक हम यहाँ खड़े हैं, अपने एक दूसरे दोस्त को कैच कैच खेल रहे हैं बॉल के साथ। ठीक है, जैसे क्रिकेट में कैच कैच खेलने के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, कि हम उसको कैच दे रहे हैं, वो हमको कैच दे रहा। तो वो जो हम फेंक रहे हैं वो एक प्रकार से कह सकते हैं अपन कि वो प्रक्षेप गति है। क्यों? क्योंकि वो ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं फेंका जाता, वो ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, भिन्न मतलब उससे अलग हटके। ऊर्ध्वाधर ये ऊर्ध्वाधर है, लेकिन उसको ऊर्ध्वाधर ना फेंक के उसको हम ऐसे फेंक रहे हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न। हम यहाँ पे खड़े हैं, हमने यहां से बॉल फेंका, हमारा दोस्त यहाँ पे खड़ा है, तो उसने ऐसे फेंका, मतलब ऊर्ध्वाधर ना फेंक के ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंकेंगे। और क्षैतिज भी नहीं आ रहा, क्षैतिज जब जाएगा लुढ़काते हुए यहाँ तक फेंकेगा तब क्षैतिज होगा। तो क्षैतिज भी फेंक रहा है, फेंक कैसे रहा है? ऐसे फेंक रहा है। ठीक है, तो जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो वस्तु गुरुत्व के अधीन गिरती हुई, गुरुत्व के अधीन कहने का मतलब है कि अब पृथ्वी पर कोई भी वस्तु है उस पर गुरुत्व का प्रभाव पड़ता है। यदि उसका भार है तो उस पर गुरुत्व का प्रभाव पड़ेगा। बॉल फेंक रहा है, बॉल में कुछ ना कुछ वेट तो होता है, कुछ ना कुछ भार तो होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होता है, मतलब उस पर भी गुरुत्व का प्रभाव पड़ेगा। और गुरुत्व के अधीन, ऐसे गुरुत्व अधीन मतलब गुरुत्व के कारण या गुरुत्व के साथ, तो गुरुत्वाकर्षण के साथ वो ऐसे नीचे गिरना स्टार्ट कर देती है। ठीक है,
ये चीज होता है। और गिरते हुए पृथ्वी के किसी बिंदु पर पहुंच जाती है, तो पृथ्वी के यहाँ से इस बिंदु से हम फेंके, हमारा दोस्त पृथ्वी के किसी और बिंदु पर खड़ा हुआ है तो वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के सारे स्थान है, एक स्थान अपना मान लेते हैं, एक स्थान अपने दोस्त का मान लेते हैं, तो ये पृथ्वी के किसी बिंदु पर पहुंच जाती है। इस गति को प्रक्षेप्य गति, क्या लिखा गया, प्रक्षेप्य गति तथा, ठीक है, इस गति को प्रक्षेप्य गति तथा इस वस्तु को प्रक्षेप्य कहते हैं। ठीक है, जो गति थी उस गति को अपन प्रक्षेप गति तथा इस वस्तु को अपन प्रक्षेप्य कहते हैं। तो ये बन गया डेफिनेशन प्रक्षेप गति के लिए। ठीक है, अब हम क्षैतिज प्रक्षेप और तिर्यक प्रक्षेप इन दोनों के एक एक करके हल करेंगे। तो यदि हम बात करें कि क्षैतिज प्रक्षेप और तिर्यक प्रक्षेप क्या होता है, तो थोड़ा सा पहले हम इनमें डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस देखने के बाद इनमें हमको क्या क्या फाइंड करना है हम वो देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्षैतिज प्रक्षेप और तिर्यक प्रक्षेप में क्या फर्क है। मतलब कोई यहाँ पे ऊंची जगह है, मीनार या बिल्डिंग, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप यहां से कोई बॉल को फेंकते हो या किसी वस्तु को फेंकते हो, ठीक है, आप यहां से किसी वस्तु को फेंक रहे हो, वो इस प्रकार से आके गिर जा रहा है। ठीक है, और इस केस में आप यहां खड़े हो जमीन पे और आपका दोस्त या फिर नीचे गिर रहा है, तो ही मान लो नीचे गिरा। ठीक है, हम यहां से वस्तु को फेंक रहे हैं, ये गिर जा रहा है। ठीक है, एक प्रकार से आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, तो लो अच्छे से बना दिए ऐसे। ठीक है, इसका मतलब कि यदि आप किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से फेंकते हैं, ठीक है, किसी ऊंचाई से फेंकते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में, तो इसका मतलब यह है कि वो क्षैतिज प्रक्षेप होगा। और आप किसी वस्तु को इस प्रकार से नीचे से किसी ऊंचाई से नहीं, जमीन से ही खड़े खड़े फेंक रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे वही बताया मैंने कि कैच कैच खेलना अपने दोस्त के साथ, हमने यहाँ से वहां फेंका, तो वो कैसा आएगा, तिर्यक प्रक्षेप होगा। ये तिर्यक प्रक्षेप का एग्जांपल है, ये है क्षैतिज प्रक्षेप। ठीक है, मतलब दोनों की डायग्राम को देखकर फर्क समझा जा सकता है। वो जमीन से फेंक रहा तिर्यक प्रक्षेप, वो किसी न किसी ऊंचाई से फेंकेगा, चाहे वो पेड़ में चढ़ के फेंके, चाहे वो क्या बोलते हैं किसी की बिल्डिंग में चढ़ के फेंके, अब चाहे वो एरोप्लेन से कुछ फेंके, तो वो सब किस में आ जाएगा। हाँ, एरोप्लेन से यदि कोई वस्तु, हालांकि वैसा होता नहीं है, कोई फेंकता नहीं क्योंकि उनकी सब बंद रहती है, लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए कोई एरोप्लेन से किसी चीज को फेंकता है तो इसी अनुसार गिरती है। ठीक है, हालांकि डायग्राम थोड़ा पलट जाता है, वो डिपेंड करता है कि एरोप्लेन अगर इधर जा रहा है तो ऐसे गिरेगा, एरोप्लेन इधर जा रहा है तो ऐसे गिर जाता है, वो बाद में अपन देखेंगे क्वेश्चन में। तो क्षैतिज प्रक्षेप और तिर्यक प्रक्षेप, ठीक है, इसमें निकालना क्या क्या है, इसमें हमको निकालना है तीन चीजें। एक, सिद्ध करना है कि इनका जो पथ होता है ये परवलयाकार होता है। परवलयाकार दिखाई तो अच्छा, परवलय क्या होता है आप लोग नहीं समझते होंगे तो मैं समझाऊंगा थोड़ा सा भी। और फिर इसमें निकालना है हमको उड्डयन काल। उड्डयन काल एक प्रकार से कह सकते हो आप समय निकाल रहे हो बस। और क्षैतिज परास, क्षैतिज परास मतलब केवल दूरी निकाल रहे हो। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को हम इसके लिए भी निकालेंगे, इसके लिए भी निकालेंगे। यदि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनता तो दोनों कर लेंगे, नहीं तो इस वीडियो में केवल हम क्षैतिज प्रक्षेप ही करेंगे। चलिए देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम पहला किस क्वेश्चन। ये हम पढ़ रहे हैं जो ये हमारा वही है ना, क्षैतिज प्रक्षेप्य, क्षैतिज प्रक्षेप्य, हम उसी चीज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी में एक पहला क्वेश्चन बनाया हमने कि सिद्ध कीजिए कि जमीन से ऊपर किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। मतलब ये क्षैतिज प्रक्षेप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम मान लिए ये कोई ऊंचाई है, h ऊंचाई है इसकी, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ये क्षैतिज है,
अब इस व्यक्ति के लिए क्षैतिज क्या होगा, जो ऊंचाई में, उसके लिए क्षैतिज तो ये होगा, ठीक है। अब वो इस दिशा में वस्तु को फेंकता है, ठीक है, वस्तु को इस दिशा में फेंकता है अपने सामने किसी ऊंचाई पे खड़े होके, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण वो वस्तु सीधे ना जाके वो सीधे जाते जाते फिर ऐसे डाउन होते होते नीचे गिर जाती है। तो मतलब कुछ ऐसे, इस प्रकार से उसका वेग तो यू इधर ही था, दिशा तो उसकी इधर ही थी, वो गिरना तो मतलब जाना तो सीधे जा सकता था क्षैतिज दिशा में, लेकिन वो जा नहीं पाता, ठीक है। तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे इस प्रकार से गिर जाता है। इसमें यदि हम किसी पॉइंट पर देखें, मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, ठीक है, मीनार को तो पूरा भारी देते हैं, ठीक है। अब फेंक रहे यहां से, तो मान लेते हैं कि किसी भी पॉइंट पे, आप कहीं भी एक पॉइंट बना लो, चाहे यहाँ पे भी बना सकते हो, किसी भी पॉइंट पे एक पॉइंट ले लेते हैं P किसी भी जगह पे, तो इससे जो उसकी जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होगी वो y होगी, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, और जो क्षैतिज दूरी होगी वो x होगी, ठीक है। दो चीज, ऊर्ध्वाधर में जो ऊंचाई ले रहा है y ऊपर की तरफ, क्षैतिज में जो ले रहा है वो x, ये चीज। अब इन चीजों को हम थोड़ा थ्योरी में भी लिख लेते हैं तो समझने में काफी आसानी होगा। तो हम ये लिखेंगे इसमें, माना किसी वस्तु को h ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है, किंतु वह गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बिंदु O पर पहुंच जाती है, इसको पॉइंट O देते हैं, ठीक है, पहुंच जाती है। ये थोड़ी लिखा हमने इसमें, हाँ लिखेंगे, यदि t समय पश्चात वस्तु की क्षैतिज दूरी x तथा ऊर्ध्वाधर दूरी y है, तब क्षैतिज दिशा के लिए ax इक्वल टू 0 होगा। अब ये ax 0 क्यों, a मतलब क्या, त्वरण पहले पढ़ चुके हैं, x मतलब x दिशा में मतलब क्षैतिज दिशा में, ठीक। तो ये क्षैतिज दिशा में त्वरण शून्य क्यों होगा, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को सीधे फेंक रहे हैं तो हमने जिस वेग से फेंका है वो उसी वेग से जा रहा है। जब वो नीचे डाउन होता है तो वो क्षैतिज नहीं चल रहा, जैसे ही वो नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो वो ऊर्ध्वाधर चल रहा है, तो उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। जब तक वो सीधे जाएगा उसके वेग में उतना परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब उसके क्षैतिज दिशा में वेग में परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब उसका क्षैतिज में त्वरण शून्य होगा, क्योंकि त्वरण का डेफिनेशन होता है वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। और क्षैतिज दिशा में वेग में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होता, जब वो नीचे गिरने लगता है तो नीचे गिरने वाली स्थिति क्या होती है, ये ऊर्ध्वाधर की स्थिति होती है, ये क्षैतिज की स्थिति होती है। क्षैतिज की स्थिति में उसमें त्वरण शून्य था, और जैसे वो गिरना स्टार्ट कर देता है उसमें ऊर्ध्वाधर की स्थिति हो जाती है। तो अपन ऊर्ध्वाधर के लिए उस चीज को देखेंगे बाद में कि बदलता है कैसे, ठीक है। तो क्षैतिज दिशा के लिए x इक्वल टू 0 होगा। अब थोड़ा हम इसको डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, अपना एक हेडिंग देते हैं, क्षैतिज
दिशा के लिए, क्षैतिज दिशा के लिए जो आपका u होगा वो ux होगा, और क्या बोलते हैं दूरी कितना तय कर रहा है वो आपका, तो दूरी बराबर आपका वो x होगा, और ax इज इक्वल टू 0, पूर्ण शून्य होगा। ठीक है, ये तीन चीज होगी इसके लिए। अब गति के प्रथम नहीं द्वितीय लेते हैं, क्योंकि अपने पास अंतिम वेग नहीं है ना। द्वितीय समीकरण से गतिविधि समीकरण क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। तो ये समीकरण थोड़ा चेंज हो जाएगा, s की जगह पे दूरी हो जाएगी हमारी x, u की जगह हो जाएगा ux, t ही रहेगा, प्लस हाफ a की जगह ax और t स्क्वायर। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको चाहो तो आप ऐसे ब्रैकेट में रख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला बन गया। तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं। x तो ठीक है, ux भी ठीक है, t भी ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर, मतलब जो ये वाला टर्म दिख रहा है ये पूरा 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हुआ, तो बचा आपके पास x इज इक्वल टू यू एक्स टी, मतलब t इक्वल टू यू एक्स, x के नीचे आ जाएगा x बटे यू एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहां तक आ गया इक्वेशन फर्स्ट। ये था क्षैतिज के लिए। अब इसी चीज को हम, क्योंकि वो ऊर्ध्वाधर में भी नीचे गिर रहा है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए भी निकालना फर्ज बनता है अपना, तो वो देख लेते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए u इक्वल टू यू आई हो जाएगा, दूरी इसकी y हो जाएगी, और ax इज इक्वल टू g हो जाएगा। g मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण क्या रहता है, अपने पास g होता है, तो हमने g लिखा। उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा कैसा त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण। क्यों, क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है इसका। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं अपन सबका इसका, इसके लिए भी गतिज समीकरण ले लेते हैं अपन। तो गति की द्वितीय समीकरण से सेम वही s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, चेंज करेंगे तो s की जगह हो जाएगा, इस बार y हो जाएगा, y इक्वल टू u की जगह यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, इसको रख देते ब्रैकेट में। मेन हमारा सूत्र बन गया ये। ठीक है, चाहो तो आप इस चीज को साइड में भी लिख सकते हो। ओके, या रफ में भी, या नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा, सीधे इसको लिख दो, लेकिन ये आता कैसे आपको पता होना चाहिए। वैल्यू पुट कर दें, y तो वैल्यू पुट हो ही चुकी है, चलो यू आई भी हो ही चुका है, t प्लस हाफ ए वाई की जगह हो जाएगा जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो t का मान देख रहे हो ना, इस t के मान को आप यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, लिख देना समीकरण 1 से t का मान रखने पर, तो बस t का मान यहाँ पुट कर देते हैं। तो अपने को इधर पे कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, इनको मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, लिखते हैं समीकरण 1 से t का मान रखने पर, ओके मान रखते हैं टी टी यहां दोनों जगह, y इक्वल टू यू वाई। अच्छा, इसमें एक चीज तो छूट गया अपने पास, वो क्या था कि प्रारंभिक वेग जो यहां लेंगे वो यू आई ना लेके अपन शून्य लेंगे। चलो थोड़ा सुधार लेते हैं इसको, क्यों लेंगे समझाता हूं मैं यहाँ पे आपको। ठीक है, ये लाइन पे, ओके एक लाइन मिटाना पड़ेगा बस। हाँ, तो यू वाई आपका जो कह सकते थे यू आई सीधे सीधे, ठीक है, वो शून्य होगा। यू आई शून्य क्यों होगा, क्योंकि u मतलब क्या होता है, प्रारंभिक वेग। स्टार्टिंग में जब आप यहां से वस्तु को फेंक रहे हो तो यहाँ पे वस्तु
ठीक है, उस समय उसका वेग क्या है, उस समय उसका वेग 0 है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब आप इतनी ऊंचाई पे, मतलब ऊर्ध्वाधर पे तो है वो, अब इस ऊंचाई पे जहां से वस्तु को फेंक रहे हो उसका वेग, प्रारंभिक वेग 0 है। स्टार्टिंग का वेग, प्रारंभिक वेग 0 है, तो यू वाई बराबर 0, ये चीज पुट करेंगे। तो y इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ, ए वाई की जगह हो जाएगा जी टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू केवल हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम t का मान रख देते हैं, ये ठीक है हमारा समीकरण में t का मान रखने पर। तो हम यहाँ मान रख देते हैं अब अपने पास 1/2 g, तो t की जगह मान रखेंगे, t की जगह ये रख देंगे x बाई यू एक्स, और चूंकि यहाँ t का स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर। ओके, तो y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बटे यू एक्स का भी स्क्वायर। ठीक है, अपने पास ये आ गया। यहाँ पे जो यू एक्स है, आप चाहो तो चूंकि जो यू एक्स है वही प्रारंभिक वेग है क्षैतिज के लिए, तो यू एक्स को यू लिख दो आप यहाँ पे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, तो इसकी जरूरत तो नहीं है अपने को, तो y इज इक्वल टू 1, या ऐसे लिख सकते हैं इसको अपन g बाई 2 यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम g को 2 यू स्क्वायर तीनों को मान लेते हैं, कांस्टेंट एक नियतांक मान लेते हैं, लिख सकते हैं माना k इज इक्वल टू जी बाई 2 यू स्क्वायर, तब y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, हमको मिला ये समीकरण। अब ये समीकरण ये बताता है कि जो प्रक्षेप का पथ था वो परवलयाकार था। अब बोलोगे सर ये समीकरण कैसे बताता है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है? ठीक है, तो इसके लिए अपन कि परवलय क्या होता है, परवलय में कैसा दिखता है परवलय, और उसके लिए सूत्र क्या होता है, फिर उसका कंपेयर हम इससे कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आंसर तो अपना यहाँ तक कंप्लीट है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। एक लाइन ऐड कर लीजिएगा, आंसर कंप्लीट है। अब परवलय से कैसे से कंपेयर कर लिए है उसको समझने के लिए थोड़ा हम परवलय देख लेते हैं। ओके, तो वह हमारा जो एक समीकरण निकला था कि y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, इसको देख के हमने बता दिया कि परवलय का पथ, जो परवलय प्रक्षेप का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है, ये हमने कह दिया। तो ये क्यों कहा? क्योंकि यदि हम नॉर्मल परवलय की बात करें कि जो 11वीं के मैथ में आप लोग पढ़ोगे इस परवलय के चैप्टर में, परवलय कुछ ऐसा 4 प्रकार के परवलय दिखेंगे, माइनस वाले भी कुछ होते हैं, मैंने केवल प्लस वाले 2 बना दिए कि एक y इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 4ay। 4 और a वो दोनों कांस्टेंट है, यदि उनको छोड़ देते हैं, यहाँ के भी कांस्टेंट, इसको भी छोड़ दिए। कहने का मतलब यदि कोई इस प्रकार से दिखेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये या फिर ये, यदि कोई भी दो समीकरण इस टाइप से हमको दिखाई पड़ते हैं मतलब वो परवलय होंगे। ठीक है, ये चीज डायग्राम में थोड़ा चेंजेस हो सकता है, किसी में आधा हो, किसी में फुल हो, किसी और बड़ा हो, किसी और उठा हुआ हो, वो जब मैथ वाले या परवलय पढ़ेंगे तब आप समझ में आ जाएगा आपको। अभी के लिए हम बस ये समझ रहे हैं कि हम इसको देख के कैसे कह दें कि परवलय, तो परवलय के डायग्राम कुछ इस प्रकार से होते हैं, डायग्राम में चेंजेस भी हो सकते हैं वैल्यू के हिसाब से। हम बस इतना देख रहे हैं कि यदि किसी का समीकरण इससे मैच खाता है या इससे मैच खाता है, माइनस वाले भी ऐसे 2 होते हैं, यदि इन दोनों से किसी से मैच खा जाता है इसका मतलब ये है कि परवलय का जो प्रक्षेप का पथ है वो परवलयाकार है। ठीक है, तो ये मैच खा रहा है ये वाले से, मतलब प्रक्षेप का पथ परवलयाकार है। अभी आपको ये नहीं दिख रहा है कि डायग्राम सा किस प्रकार से बना है, कैसे क्या बना है। ठीक है, परवलय के ऐसा समीकरण होता है, हाँ ये समीकरण है अपने पास। ठीक है, ये चीज इसमें तो ये देख लिया हमने कि परवलय प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अब हम इसमें निकालना सीखेंगे उड्डयन काल क्या होता है और निकालना सीखेंगे क्षैतिज परास क्या होता है। ठीक है, तो उड्डयन काल क्या होता है यदि हम समझना चाहें तो उड्डयन काल एक प्रकार का समय है। और क्या समय? तो कह सकते हैं कि प्रक्षेप को, प्रक्षेप मतलब वस्तु, प्रक्षेप को पृथ्वी तल तक आने में लगे समय को उड्डयन काल कहते हैं।
ठीक है। प्रक्षेप को पृथ्वी तल तक आने में लगे समय को उड़ान काल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये चीज इसमें। तो प्रक्षेप को पृथ्वी तल तक आने में लगे समय को उड़ान काल कहते हैं, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें काम करते हैं, इसके लिए गति समीकरण लिखते हैं। गति के द्वितीय समीकरण से y वाला यूज करेंगे, ऊर्ध्वाधर क्योंकि वो नीचे आ रहा है। y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, समीकरण को चेंज करके। y ठीक है, यू वाई प्रारंभिक वेग शून्य होता था उसमें, ठीक है। हाफ ए वाई की जगह क्या आ जाएगा g, और स्मॉल टी की जगह लिख देंगे उसको कैपिटल टी लिख देंगे, क्योंकि उड़ान काल के लिए कैपिटल टी यूज करते हैं। तो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब 2y बटे जी, 2 यहाँ गया ऊपर, g गया नीचे, टी स्क्वायर मतलब t बराबर रूट ओवर 2y बटे जी, मतलब स्क्वायर को हम यहाँ भी रूट बन गया। तो ये आ गया उड़ान काल, t इक्वल टू 2y बटे जी, ठीक है, पूरा रूट ओवर रहेगा। ये उड़ान काल के लिए व्यंजक, एकदम सिंपल सा। इसी प्रकार एकदम सिंपल, इससे भी छोटा जाएगा अपना क्षैतिज परास, वो देख ले। क्षैतिज परास में एक चीज और, जो हमारे पास सूत्र आया था T इक्वल टू, हमने लिखा था रूट ओवर 2y बाई जी। तो y चूंकि अपन इस हाइट से फेंक रहे थे, तो अपन इसको पूरा h भी दे सकते हैं। तो हम y इक्वल टू h, चाहे आप स्टार्टिंग में कर लेना जो मैंने बता रहा उसी टाइम पे, चाहे यहाँ पे शो कर लेना, तो भी सही है, कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि जो अधिकतम ऊंचाई हम ले रहे थे, जो y ले रहे थे, वही तो हमारी हाइट थी, इतने हाइट से उसने फेंका था। ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक नीचे आए तो पूरा कितना हाइट कवर किया, h हाइट तो कवर करेगा ही, है ना। तो हम y की जगह h लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप स्टार्टिंग में कर सकते हो ऐसा, y की जगह सीधे h लिखना, हल कर देना, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्षैतिज परास। अब हम देखते हैं, ये हो गया हमारा उड़ान काल। अब हम देखते हैं क्षैतिज परास को। तो नेक्स्ट जो हमारा क्षैतिज परास है, इसका डेफिनेशन क्या है कि प्रक्षेप द्वारा, मतलब वस्तु के द्वारा उड्डयन काल में जो समय है, उसमें उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी, अधिकतम क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। ठीक है, तो क्षैतिज परास के लिए एक सूत्र बनता है, क्षैतिज परास बराबर वेग गुणित उड्डयन काल। अब बोलोगे सर ये कहां से आ गया। अच्छा, क्षैतिज परास यदि मैं डायग्राम में दिखाना चाहूँ तो जो हमारे पास डायग्राम बना था, यहाँ पे कोई व्यक्ति था, ओ ये क्या बन गया, तो यहाँ से फिर वो फेंकना स्टार्ट करता है, यहाँ तक वो आता है, मतलब स्टार्टिंग यहाँ से फेंका था, हम इसका आधार यहाँ लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक वो तय करने में जो दूरी लिया, वो दूरी था उसका क्षैतिज परास। ठीक है, क्षैतिज परास को आप x से शो ना करके आप r से भी शो कर सकते हो। ठीक है, कैपिटल R से ऐसे, ठीक है, लिख लेंगे, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल R से प्रदर्शित कर दिया। ये सूत्र की कहां से आया, अगर दिमाग में ध्यान नहीं आ रहा तो आप एक सूत्र जो 9वीं 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, 11th में भी मैंने पढ़ा दिया थोड़ा सा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये पढ़ा है। दूरी निकालो, यहां से दूरी निकली क्या जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणित समय। दूरी ये एक प्रकार से दूरी है आपका क्षैतिज परास। ठीक, दूरी, चाल यहाँ वेग लिख दिया, चाल वेग जैसा। समय, उड़ान काल क्या है, समय है, बस उससे मैच खा रहा है। चाहे तो ये साइड में लिख के याद कर सकते हो, सो मत कर देना, बस याद रखने के लिए लिखना। ठीक है, तो वेग u, उड़ान काल t, r इक्वल टू u, t की वैल्यू वहां से मिल जाएगी अपने को, वो था 2h बटे g,
तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये हमारा मिल गया क्षैतिज परास के लिए। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया कि क्षैतिज प्रक्षेप क्या होता है, उसका पथ प्रलेखा कैसे होता है, उदयन काल क्या होता है, और अधिकतम जो क्षैतिज परास है वो हम लोगों ने निकाल के देखा। ठीक है, चूंकि वीडियो काफी लंबा बन चुका है, 40 मिनट से ज्यादा का, तो इसलिए जो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है तिर्यक प्रक्षेप, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।